आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट हेड ऑफ इनकम यानी सैलरी। टोटल 5 हेड ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इससे पहले जो है वो हम लोग 2 हेड ऑफ इनकम यानी अदर सोर्सेज और प्रॉपर्टी का जो है 2 हेड जो है वो इनकम के कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये थर्ड हेड ऑफ इनकम यानी सैलरी जो है उसे कवर कर लेंगे, और जो फर्दर वीडियोस हैं उसमें हम जो लास्ट हेड ऑफ इनकम जो हमारे रिमेनिंग 2 यानी बिजनेस वाला और कैपिटल गेन वाला जो रह जाएगा उसे हम फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो रेलेवेंट प्रोविजन जो है इस हेड ऑफ इनकम से जो डील करती हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, वो है सेक्शन 12 to 14। इसे स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का तरीका वही तकरीबन सेम है कि सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्डिंग करेंगे यानी कॉन्सेप्चुअल इसका डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें इस जो रेलेवेंट प्रोविजन है इस हेड ऑफ इनकम से डील करती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, क्या चीज़ें कवर हुई हैं। एंड आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग वीडियो के जो है वो बेयर एक्ट से इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि हमें पहले पता हो कि सैलरी बेसिकली है क्या और सैलरी की क्या नेचर होती है। तो सैलरी को जो है वो सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी ऐसी अमाउंट, यहाँ पर सिंपल जो मेंशन है कि एनी अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेफर एज सैलरी दैट मे बी इन रेवेन्यू और कैपिटल फॉर्म, यानी कोई भी ऐसी रकम जो कि एक एम्प्लॉय यानी एक वर्कर, एक मुलाजमत पेशा बंदा अपने जॉब प्रोवाइडर से यानी जो उसका एम्प्लॉयर है, उसका बॉस है, अपनी मुलाजमत के दौरान अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी अपनी मुलाजमत के दौरान जब एक वर्कर अपने बॉस से कोई भी रकम वसूल करता है तो वो अमाउंट जो है वो सैलरी कहलाती है। अब ये सैलरी जो है वो कानूनी तौर पर रेवेन्यू की फॉर्म में यानी कैश की सूरत में भी हो सकती है या कैपिटल नेचर की हो सकती है यानी कि नॉट इन कैश फॉर्म यानी किसी एसेट वगैरह की फॉर्म में भी हो सकती है। तो सिंपल ये है कि सैलरी एक ऐसी अमाउंट है जो कि अपनी मुलाजमत के दौरान एक मुलाजिम या एक एक मुलाजिम पेशा बंदा, एक वर्कर अपने बॉस से हासिल करता है, और वो रकम जो है वो कैश की सूरत में भी हो सकती है या फिर कैश की सूरत में नहीं भी हो सकती। ऐसी रकम को क्या हम कहते हैं, ऐसी अमाउंट को सैलरी कहा जाता है। ये डेफिनेशन जो है वो बेसिकली इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 में बताई गई है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नेचर ऑफ सैलरी। तो सैलरी की नेचर भी जो है वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बता दी गई कि सैलरी जो है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो वो रेवेन्यू की फॉर्म में हो सकती है यानी कि या तो वो कैश की सूरत में हो सकती है, या फिर वो कैपिटल फॉर्म में हो सकती है यानी वो कैश की फॉर्म में नहीं हो सकती। रेवेन्यू फॉर्म में मिसाल के तौर पर उसने कोई से बोनस दे दिया, कोई पे दे दिया, कोई वेजेस दे दी, लीव पे वगैरह दे दी। और कैपिटल नेचर की ये हो गया कि कोई साथ में जॉब के दौरान ही उसे कोई हाउस दे दिया, कोई गाड़ी दे दी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो सैलरी कंसीडर की जाएंगी। तो अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि टोटल 5 हेड ऑफ इनकम है। 2 पर पहले ही वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, 2 रह जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और आप जो थर्ड हेड ऑफ इनकम है यानी एक तरह से देखा जाए जो पहला ही है, सैलरी को हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लेक्चर को कवर करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है कि जो इससे रेलेवेंट प्रोविजन है यानी सेक्शन 12 to 14 इसमें क्या बताया गया है, और लास्ट में जो है वो हम लोगों ने बेयर एक्ट से लिटरल इंटरप्रिटेशन करनी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो सबसे पहले हम लोगों ने ये भी हमें कंफर्म हो गया कि सैलरी क्या होती है, सैलरी की नेचर क्या है। अब आ जाते हैं कि इन जो इससे रेलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 12 to 14 उसमें बेसिकली क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसमें टोटल 4 चीज़ें ही हैं जो कि हर हेड ऑफ इनकम में टोटली 4 हेडिंग्स ही बन रही हैं, 4 चीज़ें इनमें कवर हुई हुई होती हैं। सो पहली ये चीज़ है कि ये जो कौन सी इनकम है जो कि सैलरी के हेड में फॉल करेगी। सेकेंडली है कि कौन सी इनकम जो है वो इस हेड ऑफ सैलरी के अंदर फॉल नहीं करती। थर्ड पोर्शन पे थर्ड कॉलम में डिस्कस करना है कि कौन सी डिडक्शन यानी जब आप लोग जो इनकम आपको सैलरी के हेड में आपकी फॉल कर रही है टैक्स पेयर की, उसको उस इनकम में से कौन सी डिडक्शन उसको टैक्स पेयर को अलाउ हैं।
और फोर्थ कॉलम में डिस्कस है कि कौन सी जो आपकी इनकम सैलरी के हेड में फॉल कर रही है, जब आप टैक्स पे उसके मतलब टैक्स लायबिलिटीज़ की बनती है और वो टैक्स पे उसने करना होता है, तो उस टाइम कौन सी डिडक्शन वो उससे अलाउ नहीं है, कौन सी डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकता। सो वन बाय वन इनको कवर करते हैं। सो कॉलम 1 में बेसिकली बताया गया है कि कौन सी ऐसी इनकम है जो कि इस सैलरी के हेड के अंदर आएगी। रेलेवेंट प्रोविजन जो है जो इससे डील करती हैं वो सेक्शन 12 टू 14। सबसे पहली जो है वो पे आती है। पे मतलब यही, मिसाल के तौर पर आप मुलाजिम हो, आप जॉब पेशा बंदे हो, आप काम कर रहे हो और एट द एंड ऑफ द मंथ जो आपको आपकी सैलरी यानी पे मिलती है उसे पे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो मंथली बेसिस पे आपको जो आपके काम करने के बस कुछ पैसे मिल रहे हैं, पे जो आपकी मिल रही है वो पे आएगी सैलरी में। सेकेंडली जो है वो वेजेस। वेजेस होते हैं डेली बेसिस पे, मतलब आप कोई, जैसे पंजाबी में दिहाड़ी और जो है उजरत वगैरह कहते हैं उर्दू में। तो जो आप लोग कोई काम कर रहे हो और उसके डेली बेसिस पे अगर आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो वेजेस भी सैलरी के अंदर आते हैं। थर्ड जो आइटम सैलरी के अंदर आता है वो है अदर रेमुनेशन, यानी कोई दूसरे पैसे। और वो दूसरे पैसों में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें टोटल 8 चीज़ें हैं जो कि दूसरी रेमुनेशन में आएंगी, और इसका मतलब ये 8 चीज़ें जो है वो सैलरी ही कहलाएंगी। नंबर 1 है लीव पे। लीव पे ये है कि कोई छुट्टियां थी साल में जितनी भी आती थी और उस दौरान भी उस बंदे ने छुट्टी नहीं ली और वो काम पे आता रहा, तो अब इस सिचुएशन में जो उसकी कलेक्टिवली लीव्स की जो है जिसमें वो आता रहा है, उसको काम उसने किया है, तो लीव पे जो है उसकी जगह पर, क्योंकि वो छुट्टियों में भी काम करता रहा है, तो वो जो उसको पैसे मिलेंगे वो लीव पे कहलाएंगे और ये भी सैलरी में ही आएगी। फिर उसके बाद है पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, यानी किसी छुट्टी की जगह पर आपने जो है वो काम किया तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। ये है कि आपने छुट्टी वाले दिन भी काम किया तो उसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं वो भी अदर रेमुनेशन में आती है, और अदर रेमुनेशन में आएगी तो उसका मतलब वो सैलरी का हिस्सा होगी। अब लीव पे और पेमेंट इन लीव ऑफ लीव का क्या फ़र्क है? लीव पे ये है कि साल के दौरान जितनी भी छुट्टियां आई उसने कोई छुट्टी नहीं ली, तो सबके बदले में जो उसे लास्ट में पैसे मिल गए। और पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव है कि कोई एक छुट्टी थी और उसमें उसने काम किया और छुट्टी नहीं ली, जैसे कि संडे का दिन आ गया वीक में, तो फिर उसके बदले में जो उसे पैसे मिलेंगे वो होगा पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। मुख्तसरन ये कि ये दोनों चीज़ें ही जो है वो सैलरी कहलाती हैं। थर्ड है ओवर टाइम पेमेंट, यानी जैसे वर्कर करते हैं ना कि एक होते हैं ऑफिस आवर्स तो कुछ और होते हैं कि 7 से 8 या 10 तक, 7 से 8 तक जो है होता है, 6 घंटे की मेजोरिटी हम कहते हैं ना कि 7 से 8 तक जो है वो जॉब की टाइमिंग होती है। उसके बाद जो है बाज़ वर्कर जो है वो ओवर टाइम लगाते हैं, और फिर जो इन्होंने ओवर टाइम लगाया होता है तो फिर उनके ओवर टाइम के बदले में भी उन्हें बदले में कुछ पैसे मिलते हैं। यानी कि जो ऑफिस रूटीन टाइमिंग है उससे हट के अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है, ओवर टाइम लगा रहा है, तो उसके ओवर टाइम के बदले में जो इसे अमाउंट मिलेगी, पैसे मिलेंगे, वो अमाउंट भी जो है वो सैलरी ही कहलाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है बोनस। ये जो 8 आइटम है बेसिकली ये अदर रेमुनेशन में आ रही हैं, और जो अदर रेमुनेशन भी जो है वो बेसिकली सैलरी का ही हिस्सा है। तो बोनस क्या होता है? बोनस ये है कि कंपनी जो है वो खुश होके, या जो भी उनके बॉस हैं वो खुश होके, उनकी कोई आमदन ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को जब कोई अपनी विल से वॉलंटरी तौर पर पैसे देते हैं, या फिर कोई वेकेशन आ गई, कोई फेस्टिवल आ गया, ईद का बोनस हो गया या शब रात का बोनस हो गया, तो वो फिर ऐसी चीज़ों पे जो खुद से अपने वर्कर को एक्स्ट्रा सैलरी से ज़्यादा पैसे देते हैं, या इंडिपेंडेंस डे बोनस हो गया, तो वो सारी चीज़ें बोनस भी सैलरी ही में ही आता है, यानी ये अमाउंट भी सैलरी में ही काउंट होती है। उसके बाद आ जाती है कमीशन। कमीशन ये है कि वर्कर को कोई, जैसे कि सेल मार्केटिंग एजेंट होते हैं, उनको होता है कि आप इतने की चीज़ सप्लाई करो और उसके ऊपर जो आप सेल कर रहे हो बेसिकली वो कंपनी ने पहले वो चीज़ खरीदी हुई है, वो चीज़ से परचेज़ उन्होंने की है, इसका मतलब उन्होंने भी किसी से ख़रीदी है, इसका मतलब वो चीज़ पहले ही सेल होकर आई है। अब वो अपने मार्केटिंग एजेंट को कहते हैं कि आपने इसी पहले से ही जो आइटम हमने ख़रीदा हुआ है, यानी एक दफ़ा वो सेल हो चुका, वो कहते हैं आपने इसको फर्दर रीसेल करना है।
अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसे कितने में रीसेल कर लोगे, और जो अमाउंट उन्होंने अपना मार्जिन रखा हुआ होता है, कुछ मार्जिन उन्होंने रखा होता है कि जो जितना ऊपर आप बेच लोगे वो आपकी कमीशन है। तो वो जो वर्कर ऐसे चीज़ों को रीसेल करके जो ऊपर से कंपनी का जितना मार्जिन है वो निकालने के बाद जो अमाउंट बच जाती है, जो उनको मिलता है, तो वो अमाउंट भी जो है कमीशन भी सैलरी में आती है। इसको एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक कोई प्लांट है, प्लांट को छोड़ एक कोई जो है वो किसी गारमेंट का काम है, किसी जो है वो या मोबाइल कंपनी है, ठीक है? एक मोबाइल कंपनी है और उन्होंने उनकी अपनी खरीद जो है वो एक मोबाइल की वो 75,000 है, ठीक है? और अब उन्होंने अपने वर्कर से कहा है कि 75,000 पे 5,000 जो है वो आपने कंपनी का मार्जिन रखना है, 80,000 पे या 95,000 पे उन्होंने रखा हुआ है कि आपने हमारा मार्जिन रखना है, यानी 20,000 पे कंपनी को बचत होनी चाहिए। 95,000 पे से ज़्यादा अगर आपने बेच दिया, जितना का भी, अब 1,000 ऊपर हुआ, 2,000 हुआ, तो वो आपकी कमीशन होगी। अब जो वर्कर है, कोई जो है वो लाख-लाख का बेच लेते हैं वो मोबाइल, तो वो इस तरह जो 5,000 रुपए उन्हें ऊपर मिलेंगे, वो 5,000 उनकी कमीशन होगी और वो कमीशन भी सैलरी के अंदर ही आएगी। इसी तरह कोई फ़ीस वग़ैरह है, जैसे कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो वो आपको कहते हैं कि आपकी कोई मेडिकल फ़ीस होगी, यानी कि आपको कोई भी आपकी कोई जिस तरह की कुछ यूटिलिटीज़ वग़ैरह मेडिकल फ़ीस हो गई, जो है वो आप अगर किसी जगह पे चेकअप कराते हो तो वो होता है ना वर्कर का कि कंपनी देगी। तो वो फ़ीस वग़ैरह भी जो है वो भी सैलरी के अंदर ही आती है। इसी तरह आ जाता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी बेसिकली एक ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट है जिस ग्रेच्युटी भी बेसिकली सैलरी में आता है। अब ये आ जाता है कि ग्रेच्युटी होती क्या है? तो ग्रेच्युटी बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिलता है एट द टाइम ऑफ इट्स रिटायरमेंट, या फिर जब वो जॉब उसकी टर्मिनेट हो जाती है, वो सर्विस को छोड़ देता है, तो उस टाइम उसके एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाता है एक लंप सम अमाउंट, यानी इकट्ठे ही पैसे उसे मिलते हैं। और ये अमाउंट डिसाइड बेसिकली होती है कि उसने कितने टाइम पीरियड जो है वो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस कंपनी के लिए, अपने बॉस के लिए काम किया है और उसकी सैलरी कितनी थी। उसकी बेस के ऊपर ये इसकी ग्रेच्युटी की अमाउंट डिसाइड होती है। ये यहाँ पर जो ग्रेच्युटी जो ऐसा इस रिटायरमेंट फ़ंड के अंदर बेसिकली एम्प्लॉयर से कोई भी सॉरी एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन, मुलाज़िम से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करवाई जाती, एम्प्लॉयर खुद ही इसे देता है। पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो कानून था जो उसके अंदर कुछ इस तरह था कि 1972 से पहले हमारे जो मुल्क के कानून थे उसके मुताबिक ये एम्प्लॉयर की ऊपर वॉलंटरी था, कि उसकी मर्ज़ी थी कि वो अपने एम्प्लॉय को दे या ना दे। एक तरह का ये गिफ्ट ही कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब जो हमारे मुल्क का कानून है, जो आई थिंक सो स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस है, और स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस है मेरे ख़्याल से कोई 1918 है, कुछ इस तरह, सन मुझे सही से क्लियर नहीं है। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस है, उस कानून के मुतल्लिक़ जो है, उस कानून के अंदर ये चीज़ डिफ़ाइन कर दी गई है कि अब जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयर पे ऑब्लिगेशन है कि जब उसका एम्प्लॉयी सर्विस से टर्मिनेट कर जाता है या रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद उसने उसको उसकी रिटायरमेंट को फाइनेंशियली तौर पर सिक्योर करने के लिए उसे ग्रेच्युटी की सूरत में कुछ पैसे इकट्ठे देने होते हैं। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं होती, और ये अमाउंट जो देनी होती है ये बेसिकली उस वर्कर ने कितने टाइम पीरियड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया उस बेस पे, उसकी सैलरी के बेस पे होता ही है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 1 साल तक उस बंदे ने काम किया हो, तब वो सर्विस से टर्मिनेट कर रहा हो, तब उसे मिलते हैं। अगर 1 साल से पहले वो क्विट कर जाए तब नहीं उसे मिलेगा, और अगर उसका कोई मिसकंडक्ट सामने आया और तब उसे निकाला जा रहा है, तो तब तो उसे ये ग्रेच्युटी नहीं मिलती, क्योंकि कानून के अंदर जो है वो एक प्रिंसिपल है, लॉ के अंदर एक मैक्सिम है कि नोबडी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स ऑन रॉन्ग। तो अगर किसी पर्सन ने कोई मिसकंडक्ट किया है और उसकी वजह से उसकी जॉब फारिग हो रही है, तो अब तो उसको ग्रेच्युटी डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि ग्रेच्युटी बेसिकली वो उसकी सर्विसेज से खुश होके ही, कि इसने इतना अपनी ज़िंदगी का टाइम पीरियड हमारी कंपनी को दिया है या मेरे लिए काम किया है, तो अब वो एट द एंड ऑफ इट्स रिटायरमेंट इसे खुश होके एक इकट्ठी अमाउंट, लम सम अमाउंट ग्रेच्युटी की सूरत में देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को। और इस ग्रेच्युटी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय की तरफ से नहीं होती। तो ये था ग्रेच्युटी का कॉन्सेप्ट, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है
वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, ये बेसिकली ये होते हैं कि अगर कोई अनप्लेजेंट कंडीशन में आप लोग कोई काम वगैरह कर रहे हो तो उसके उस ऐसे इन्वायरमेंट में जो आपने काम किया है अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के, तो उसके बदले में भी आपको कुछ मुआवजा दिया जाता है, तो वो पेमेंट भी सैलरी के अंदर ही आती है। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे जो ये एक्टर एक्ट्रेस होते हैं और ये लोग कोई स्टंट सीन जो है वो करते हैं, अगर तो वो खुद कर रहे हैं तो उनके फेस पे भी हो सकता है कोई इंजरी आ जाए, और फेस की बेस पर ही उन्हें काम मिलना है इसमें शोबिस की इंडस्ट्री में। हो सकता है उनकी कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाए, तो वो आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करने के लायक ना रहे, तो उसके बदले में उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कि उन्होंने इन डेंजरस कंडीशन में भी काम किया, उनको कुछ पैसे वगैरह जो दिए जाते हैं वो भी सैलरी में आते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी है, मिसाल के तौर पे जो मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं वो लैब्स वगैरह में काम करते हैं और वहाँ पर डेंजरस गैसेस और रेज़ वगैरह का ख़तरा होता है। तो अगर उस कंडीशन में अगर वो काम कर रहे हैं और उसके बदले में भी उनको जो कोई पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के काम कर रहे हैं, तो जो उनको पैसे मिल रहे हैं, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स जो उनको मिल रही हैं इस तरह कंडीशन में काम करने के लिए, वो भी जो है वो सैलरी के अंदर आती है। इसकी वजह से और भी फर्दर एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि सिविल इंजीनियर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन की साइड पे, जैसे कि रेस्क्यू वालों का काम होता है, आग में चले जाना और लोगों को रेस्क्यू करना, तो वो भी तो डेंजरस कंडीशन में अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के काम कर रहे हैं, तो उनके बदले में जो उनको मुआवजा मिलता है इस डेंजरस कंडीशन में काम करने का, जो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स मिलती हैं, वो भी बेसिकली सैलरी के अंदर आती हैं। तो अभी तक हमें पता चला कि कौन से हम लोग ये कवर कर रहे हैं कि कौन सी अमाउंट जो है वो सैलरी के हेड में फॉल करती है। रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 12 टू 14 है, जिसके अंदर डिस्कस किया गया है। ये टोटल 16 आइटम है जो कि सैलरी के अंदर फॉल करते हैं, और ये टोटल 12 आइटम है जो कि सैलरी के अंदर आते हैं। और ये चीज़ें जो है वो कहाँ मेंशन है, ये बेसिकली सेक्शन 12 टू 14 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वहाँ पर ये चीज़ें कवर हैं। ये जो यहाँ पर लिस्ट में मैंने लिखी हुई हैं, ये बेसिकली मैंने इन्हीं सेक्शन से निकाली हैं कि ये जो टोटल 12 आइटम है, ये अमाउंट्स जो हैं वो सैलरी के हेड में फ़ॉल करती हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी पे है, दूसरी चीज़ वेजेस है, तीसरी चीज़ है अदर रेम्युनरेशन, और अदर रेम्युनरेशन में जो 8 आइटम आते हैं, ये 3 चीज़ें हो गई जो सैलरी के अंदर आती हैं। और अब मैंने इनको बता दिया कि ये होती क्या है, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 4 है पर रिक्विजिट। अब प्रेरेक्विजिट होता क्या है और इसकी नेचर क्या होती है, पहले ये कंफर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें प्रेरेक्विजिट में आती हैं। भाई वैसे ये चीज़ कंफर्म कर लें कि प्रेरेक्विजिट भी जो है वो आपकी सैलरी ही कंसीडर की जाती है। तो प्रेरेक्विजिट होता क्या है? प्रेरेक्विजिट बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसा बेनिफिट होता है जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाता है, ताकि उसकी जो जॉब है उसको मज़ीद फ़र्दर फैसिलेट करने के लिए, और उसको जो है वो रिफ़्रेशमेंट, रिलैक्समेंट प्रोवाइड करने के लिए, और उसे प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपना काम और अच्छे तरीके से जो अपनी जॉब ड्यूटीज़ है परफॉर्म कर सके। पर रिक्विजिट जो है वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और कैपिटल फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि कैश की फॉर्म के अलावा भी हो सकती है। पर रिक्विजिट बेसिकली पर्पस इसका प्रोवाइड करने का यही होता है कि इसमें एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देना होता है, और ये हर एक वर्कर को नहीं मिल जाती। ये ख़ास जो हाई स्टेटस वाले वर्कर होते हैं ना, जो सीनियर होते हैं, उनको मिलती है। ये होती है पर रिक्विजिट। अब कौन कौन सी चीज़ें जो है पर रिक्विजिट में आती हैं, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिल सकती हैं, ये टोटल 10 आइटम है इसमें आते हैं। इसमें यह है कि कोई गाड़ी दे सकता है आपका जो बॉस है आपको, या फिर कोई डोमेस्टिक असिस्टेंट सर्विस दे सकता है, मसलन उसने आपको कुक रख दिया, ड्राइवर रख दिया, माली रख दिया, या फिर कोई मेड रख दी कि वो घर के काम कर दे। इसके अलावा यूटिलिटीज़ जैसे कि गैस, बिजली के बिल हो गए, पानी के बिल हो गए, इंटरनेट के बिल हो गए, ये वो आपके पे कर रहा है। इसके अलावा जो है कि आपको कोई लोन प्रोवाइड कर देता है आपका एम्प्लॉयर आपको। अब यहाँ पर लोन की जो बात हो रही है, उसमें ये पॉइंट भी साथ ही क्लियर कर लें कि अगर तो वो लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है, तो तभी वो लोन जो है वो पर रिक्विजिट की कैटेगरी में आएगा। अगर तो वो लोन 10 लाख या 10 लाख से कम है,
देन वो लोन जो है वो प्रीरेक्विजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, और जब वो प्रीरेक्विजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा तो तब वो वाला लोन आपकी सैलरी में नहीं आता। यानी कि अगर आपके बॉस की तरफ से आपको 10 लाख से ज़्यादा का लोन मिल रहा है तो वही लोन आपकी सैलरी के अंदर आएगा। उससे कम लोन या उतना लोन आपकी सैलरी में काउंट नहीं होगा। फिर जो है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयर का कोई कर्ज़ा वग़ैरह देना है और वो वेव ऑफ कर देता है, माफ़ कर देता है कि ठीक है मैंने अब आपसे कर्ज़ा वसूल नहीं करना, तो वो जो माफ़ की हुई अमाउंट होगी डेब्ट की, वो अमाउंट भी प्रीरेक्विज़िट ही कहलाएगी, और जो चीज़ें प्रीरेक्विज़िट होंगी वो बेसिकली सैलरी होगी। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी का कोई कर्ज़ा देना है और वो भी आपका एम्प्लॉयर आपकी तरफ से पे कर देता है, तो तब वो अमाउंट ऑफ डेब्ट जो है वो भी आपकी प्रीरेक्विज़िट में आएगी, इसका मतलब वो सैलरी में आएगी। नेक्स्ट है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई प्रॉपर्टी वग़ैरह दे देता है, तो जो उस प्रॉपर्टी की फ़ेयर मार्केट वैल्यू होगी जिस डेट पे उसने आपको ट्रांसफ़र की, वो भी आप प्रीरेक्विज़िट में आएगी और फिर इसका मतलब आपकी सैलरी में भी आएगी। इसी तरह अगर उसने आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, मिसाल के तौर पर आपका कोई केस वगैरह चल रहा था और उसके सारे लीगल एक्सपेंसेस जो हैं वो उसने आपके एम्प्लॉयर ने उठा लिए, वो उसने आपको लीगल असिस्टेंस की सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो अब या फिर आपका कोई इलाज चल रहा था तो उसने आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा बर्दाश्त कर लिया, या आपने आगे फ़र्दर कहीं पढ़ने जाना था तो उसने आपकी एजुकेशनल एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर लिए। तो वो सर्विसेज जो है वो आपके एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से जो दी गई, वो सर्विसेज की जिस डेट पर दी गई उस टाइम जो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, यानी उस वकील की जो उनके खर्चों के जो आ रहे थे, वो जो है वो भी आपकी उसमें आएगी, पर विजिट में, इसका मतलब आपकी सैलरी में आएगी। इसी तरह हाउसिंग एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेशन मतलब रिहाइश, अगर उसने आपको कोई रहने वगैरह की जगह दे दी है तो वो भी पर रिक्विजिट में आएगा, इसका मतलब वो भी सैलरी में आएगा। इसी तरह जो भी ये चीज़ें जो ऊपर मेंशन हुई हैं, इसके अलावा अगर कोई दूसरी फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड करता है, आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, तो जिस डेट पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं और वो प्रीरेक्विज़िट जो है वो पहले ऊपर कहीं मेंशन नहीं की गई, इसके अलावा अगर कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो वो अमाउंट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी प्रीरेक्विज़िट में आएगी, और जब वो प्रीरेक्विज़िट में आएगी तो इसका मतलब आपकी सैलरी ही कैलकुलेट होगी। तो अभी तक टोटल 4 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कवर की है जो सैलरी में आती हैं। नंबर 1 है पे, फिर वेजेस, फिर अदर एमुनेशन में 8 आइटम है, प्रीरेक्विज़िट में टोटल 10 हैं, और प्रीरेक्विज़िट क्या होता है ये आपको समझ आ गई होगी अब तक। तो ये टोटल अभी तक 4 आइटम हैं जो कि हम लोगों ने कहा कि ये अमाउंट जो है वो सैलरी की कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करती हैं, और टोटल 12 चीज़ें हैं इसमें। अब वन बाय वन और फर्दर डिस्कस करते हैं। इसी तरह नंबर 5 है कि अगर किसी एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर कोई एम्प्लॉय को कोई शेयर मिलता है, तो वो शेयर भी बेसिकली उसकी सैलरी में ही आता है। अब इस शेयर के अंदर जो शेयर उसने ख़रीदा होता है ना, तो उस शेयर की जिस डेट पे उसने ख़रीदा होता है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और उस शेयर के ऊपर जो बेनिफिट वगैरह उसे हासिल होता है डिविडेंड की सूरत में, वो चीज़ें बेसिकली उसकी सैलरी के अंदर ऐड होती हैं। अब वो किस तरह कैलकुलेट होंगी और कब वो कैलकुलेट नहीं होंगी, इसको डिटेल से हम लोग सेक्शन 14 के अंदर कवर करेंगे। 6 आइटम है कि अगर आपको आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस जो है आपको कोई अलाउंसेस दे देता है। अब अलाउंसेस क्या होते हैं, ये चीज़ भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलाउंसेस और प्रीरेक्विज़िट में मेजॉरिटी टाइम जो है वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि प्रीरेक्विज़िट भी एक किस्म की फैसिलिटी है और अलाउंसेस भी एक किस्म की फैसिलिटी है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके लिए पहले हम अलाउंसेस को बताते हैं कि होता क्या है, फिर हम इसके दोनों के डिफरेंस को क्लियर करेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी। अलाउंसेस बेसिकली होता है कि ये भी एक तरह की फैसिलिटी है जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दी जाती है, लेकिन ये होता ये है इसमें कि ये फैसिलिटी जो उसकी जॉब के दौरान जो उसे एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, उनको बेहतर तरीके से कवर करने के लिए भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसकी जॉब के अंदर कोई हर्डल ना आए, वो अपनी जॉब की ड्यूटीज़ को सही से परफॉर्म कर सके। अलाउंसेस जो है वो इस पर्पस के लिए दी जाती है, और ये जो है वो हर बंदे को ही, हर वर्कर को नहीं मिल जाती। ये उन वर्कर को मिलती है जो कि इस अलाउंस को हासिल करने का, जो कंपनी की या उस इदारे की जहाँ पर वो काम कर रहा है वर्कर, उनकी कोई पॉलिसीज़ हैं उनको वो पूरा कर रहा होता है। और सैलरी पर सैलरी के साथ मिलती है, सैलरी की परसेंटेज के ऊपर। मंथली सैलरी के साथ ही आपको ये अलाउंसेस दी जाती है, और ये हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी की सूरत में होती है। ये
अदर इन कैश फॉर्म नहीं होती। तो अलाउंसेस और प्रीरेक्विजिट में अब क्या डिफरेंस हुआ? पहला डिफरेंस तो ये है कि अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ पैसों की सूरत में होती है, जबकि प्रीरेक्विजिट पैसों की सूरत में भी हो सकती है और किसी कैपिटल फॉर्म में यानी बगैर पैसों की सूरत में भी हो सकती है। अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस हर आम वर्कर को मिल सकती है, उस आम वर्कर को जो कि कंपनी की जो क्राइटेरिया अलाउंसेस हासिल करने की पॉलिसी का वो पूरा कर दे, जबकि प्रीरेक्विजिट जो है वो उस किसी सीनियर वर्कर को मिलती है, हर एक आम वर्कर को नहीं मिल जाती। अलाउंसेस का पर्पस ये होता है, नंबर थर्ड डिफरेंस इनके दरमियान ये है कि अलाउंसेस का डिफरेंस ये होता है, हाँ, अब पर्पस इनका जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि अलाउंसेस जो है वो इसलिए दी जाती है वर्कर को एम्प्लॉयर की तरफ से, ताकि जो अपनी जॉब की ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें सही तरीके से परफॉर्म कर सके, उस पर कोई जो है वो फ़र्क ना आए। जबकि प्रीरेक्विजिट जो है वो उसे फैसिलिटेट करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, उसका स्टेटस हाई करने के लिए, उसे सेटिस्फेक्शन, उससे रिलैक्स प्रोवाइड करने के लिए एक स्टेटस सिंबल के तौर पर आप देख से कह सकते हो कि जैसे होता है ना, कोई हाई सीनियर रैंक का एक ऑफिसर होता है, उसको साथ में घर भी मिला होता है, उसके जो है वो कंपनी की तरफ से बिजली गैस के बिल भी जा रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली एक ये जो है वो एक प्रिविलेज है। प्रीरेक्विजिट एक प्रिविलेज है और अलाउंसेस जो है वो एक प्रिविलेज नहीं है, वो बेसिकली जस्ट एक इतना एक गुज़ारे के टाइम जो है वो स्टिपेंड आप कह लें कि दे दिया जाता है, ताकि जो उसकी ड्यूटी है ना, उसके पास इतने पैसे हों कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सके, और ये ना हो कि अगर उसके अलाउंसेस उसे दिए इसलिए जाते हैं ताकि उसके ऊपर बेचारे पे बर्डन ना पड़े, वो अपनी ड्यूटी को भी सही से परफॉर्म कर सके और जो उसके एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो अलाउंसेस की सूरत में पूरे हो जाएँ। तो इस तरह इसमें 3 डिफरेंस हो गया कि इसकी नेचर क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये किस फॉर्म में हो सकती है। और अगर हम डेफिनेशन जो हम लोगों ने इनकी कवर की दोनों की, इनको भी डाल लें तो वो इसके 4 डिफरेंस हो जाएगा। और नंबर 5 डिफरेंस में आप इनकी एग्जांपल ले लें, जैसे प्रीरेक्विजिट में हम लोगों ने कहा कि अगर आपको गाड़ी मिल गई, अगर आपको घर मिल गया। अलाउंसेस में ये है कि अगर आपको कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मिल जाते हैं तो। अब अलाउंसेस में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। मसलन आप किसी जगह आपको जो है वो आपके कोई डेली खाने-पीने के कोई पैसे वग़ैरह आपको दे दिए जाते हैं, या रहने के लिए कोई खर्चा वग़ैरह दे दिया जाता है। सब्सिस्टेंस होता है वज़ीफ़ा, कोई माहाना आपका वज़ीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाता है। रेंट अलाउंसेस जो है वो आपके रेंट के, जहाँ आप रह रहे हो उसके लिए आपको पैसे दे दिए जाते हैं, रेंट अलाउंसेस की सूरत में कि इतने रेंट की मद में आपको दे दिए। यूटिलिटीज़ में वही बिजली, गैस, पानी के बिल आ जाते हैं, तो उसमें वो जितना आपके बिल की मद में आपको पैसे दे दिए जाते हैं। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल अलाउंसेस, यानी आप जो है वो कंपनी की तरफ से अगर सफ़र करेंगे, आपकी जो है वो, सॉरी, कंपनी की तरफ से नहीं, वो क्योंकि वो अगर आप कंपनी की तरफ से करेंगे तो वो सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि आप किसी जगह पर जा रहे हो, आपकी एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के अलाउंसेस के लिए। अब अलाउंसेस में ये जितनी भी जो 6-5 चीज़ें हैं ना, इनमें किसी भी जगह पर जो है वो आपने देखा होगा कि वो कोई एसिड नहीं मिल रहा। यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए जो पैसे मिल रहे हैं, तो जब आपको पैसे मिल रहे हैं आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो चीज़ होती ही अलाउंसेस है। जबकि प्रीरेक्विजिट में हमने देखा उसे गाड़ी मिल गई, उसे घर मिल गया, ये चीज़ें क्या हैं? ये एसिड हैं। इसी तरह उसे यूटिलिटीज़ मिल रही, वो चीज़ें क्या थी? वो एसिड नहीं थी, वो कैश की फॉर्म में थी। लोन मिल रहा था, वो भी कैश की फॉर्म में था। तो प्रीरेक्विजिट में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कैश भी आ जाता है और जो है वो एसिड भी आ जाते हैं, जबकि अलाउंसेस में सिर्फ़ और सिर्फ पैसे आते हैं। तो मुख्तसरन यहाँ पर ये है कि अभी तक टोटल 6 चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने कहा कि ये 6 आइटम जो है वो सैलरी के अंदर आते हैं। नंबर 7 ये है कि अगर तो आपने एम्प्लॉयर ने any expenditure which is incurred by employee in discharge of his official duties which paid or reimbursed to him by employer, यानी अगर तो कोई खर्चा जो कि एम्प्लॉयर के बिहाफ पे एम्प्लॉय ने किया अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, और वो पैसे उससे बाद में एम्प्लॉय की तरफ से पे हो गए, रीइम्बर्स्ड हो गए, उसको दे दिए गए, तो वो जो पैसे अब उसे मिलेंगे एम्प्लॉय को, वो अमाउंट भी अब उसकी सैलरी के अंदर ही आएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर जो है एक वर्कर है,
जो कि उसका काम ऐसा है कि उसने प्रमोशन करनी है अपने जो है वो बॉस के वर्क की। अब प्रमोशन करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, उसके एम्प्लॉयर की तरफ से उसे कोई पैसे नहीं मिले। उसने क्या किया, उसने अपनी जेब से पैसे लगाए और किसी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करने वाले को कहा कि आपने हमारे एड्स चलाने हैं। अब उसके लिए उसने पैसे और बैनर्स बनाने हैं, तो उसने पैसे अपनी जेब से दिए। अब जब काम आना शुरू हो गया तो उसने मुतालबा किया अपने बॉस से कि ये जो है वो मैंने अपनी ऑफ़िशियल ड्यूटी को परफ़ॉर्म, मेरा काम था सेल को प्रमोट करने का, लेकिन उसके दौरान पैसे लगाना तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि बिज़नेस तो ये आपका है, तो अब आप उसके बदले में मुझे पैसे प्रोवाइड करें जो मेरे लगे हैं। अब उसका जो बॉस है वो कहता है कि हाँ, सही बात कर रहा है ये, कि बिज़नेस तो मेरा है, तो वो उसे पैसे जो है वो दे देता है जितने भी उसके एडवर्टाइज़मेंट पर लगे होते हैं। तो अब वो जो पैसे उसे रिवर्ट बैक हो गए हैं एम्प्लॉयी को, वो अमाउंट भी जो है वो सैलरी के अंदर आएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है पेंशन। पेंशन यहाँ पर ये होती है कि आपका जो है ना एम्प्लॉयी जो है वो कुछ अपनी सैलरी में से माहाना बेसिस पे कुछ अमाउंट जो है वो पेंशन के अंदर जमा करवाता रहता है। ये भी एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट ही होता है। उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट हर महीने डिडक्ट होती रहती है एम्प्लॉयी की। और जब वो रिटायर होता है तो फिर उसकी डेथ तक जो है वो ये अमाउंट उसे इंस्टॉलमेंट की सूरत में मिलती रहती है। ये एक तरह का एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड आप कह सकते हो कि होता है। ये आपको पैसे कभी भी इकट्ठे नहीं मिलते। इसमें आपको आपकी डेथ तक जो है वो पैसे मिलते रहेंगे, एक फ़िक्स्ड बेसिस पे हर महीना। और एन्युटी ये होता है कि इसमें भी जो है वो भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट ही है। इसके अंदर भी आप पैसे आपकी सैलरी में से जाते रहते हैं। आपका और होता पेंशन बेसिकली होती है कि आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलती है। एन्युटी ये होता है कि आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी टाइप से अपनी पॉलिसी बॉट की होती है और उसमें से पैसे आपके जाते रहते हैं। आप देते रहते हो हर महीना एक फ़िक्स बेसिस पे। और जब आप रिटायर होते हो तो जब आपको रिटायरमेंट के बाद जो है वो आपकी जो है वो कुछ रिटायरमेंट के बाद एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए या आपकी डेथ तक आपको पैसे जो है वो मिलते रहते हैं। यहाँ पर आपको या तो इकट्ठे भी पैसे मिल सकते हैं या फिर आपको इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकते हैं। तो पेंशन और एन्युटी में एक तो फ़र्क ये है कि वहाँ पर पैसे जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से दी जा रही है, एन्युटी एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दी जा रही होती है, जहाँ से आपने ये आईएमआई जैसी पॉलिसी जो है वो ईएफयू टाइप जैसी पॉलिसी जो है वो आपने बॉट की होती है। और पेंशन जो है वो आपको आपकी डेथ के टाइम तक जो है वो इंस्टॉलमेंट वगैरह में मिलती है, इकट्ठे नहीं मिलती, जबकि एन्युटी जो है वो इकट्ठी भी मिल सकती है या इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकती है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस था और ये दोनों चीज़ें भी सैलरी कैटेगरी के अंदर ही आती हैं। नंबर 10 आइटम है कि अगर इसी पेंशन एन्युटी पर आपको कोई सप्लीमेंट या कोई और चीज़ एक्स्ट्रा वगैरह मिल जाएगी तो वो भी आपकी सैलरी में आएगी। नंबर 11 है द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबल टू पे ऑन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर कोई टैक्स वगैरह बनता था, कोई टैक्स लायबिलिटी थी, वो टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करते तो वो अमाउंट भी जो है वो बेसिकली उसकी सैलरी के अंदर ही आएगी। मिसाल ले लें कि अगर एक एम्प्लॉयर की सैलरी जो है वो 10 लाख है और उसके ऊपर 1 लाख ही टैक्स निकलना है। अब बगैर किसी फ़ॉर्मूले के मैंने कहा रहा हूँ, एक फ़र्ज़ी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि 10 लाख उसका सैलरी है, उसमें लाख रुपए फ़र्ज़ कर लें कि टैक्स बनता है। सो 11 में ये बताया गया है कि अगर कोई टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉय की सैलरी पे बनती थी और वो एम्प्लॉयर कह देता है कि वो टैक्स मैं पे करूँगा, तो वो जो उसका टैक्स अब पे कर रहा है एम्प्लॉयर, वो भी अमाउंट जो है इसकी सैलरी में आएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 10 लाख है, अब उस 10 लाख में से जो अभी के टैक्स रेट हैं उसमें से 6 लाख तो एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स है। तो जो ऊपर की 4 लाख है उसके ऊपर जो है वो अब 5% के हिसाब से टैक्स लगना है। तो 5% जो है वो 4 लाख का बनेगा 20,000। अब अगर एम्प्लॉयर कह देता है कि 20,000 पे मैं पे करूँगा, तो अब इस सिचुएशन में इसकी जो सैलरी 10,000 थी, वो अब 10,20,000 पे कंसीडर की जाएगी। यानी अब इसका जितना भी टैक्स लगेगा वो 10,20,000 पे इसने पे करना है, जो कि अब इसका 21,000 पे
बनेगा, क्योंकि 6 फिर एग्ज़ैम्प्ट होगा, 4,20,000 का आप लोग 5% निकालोगे तो वो 21,000 रुपए बनेगा। ये इसने टैक्स पे करना होगा, जो कि बेसिकली इसका पहले ही एम्प्लॉयर ने टैक्स विथहोल्ड किया होता है, तो उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। खैर वो ये चीज़ यहाँ पर कवर करने वाली नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमने ये कंसीडर करना था कि अभी तक टोटल 11 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, कि ये 11 आइटम जो हैं वो सैलरी के अंदर काउंट होते हैं। नंबर 12 नंबर 12 है एनी प्रॉफिट गेन बाय एम्प्लॉय इन ल्यू और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, यानी अपनी सैलरी और वेजेस की जगह पे या इनके साथ कोई एडिशनल प्रॉफिट अगर एम्प्लॉय को हासिल होता है तो वो एडिशनल प्रॉफिट भी जो है वो इसकी सैलरी के अंदर ही आता है। और इसके अंदर ये जो एडिशनल प्रॉफिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टोटल 7 आइटम है जो कि इस एडिशनल प्रॉफिट के अंदर आ रहे हैं। नंबर 1 चीज़ ये है कि अगर तो अमाउंट रिसीव इंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, मिसाल के तौर पर वही कह रहे हैं कि अगर आप किसी जगह पर ये एग्री हो जाते हो कि हम आपके यहाँ जो है वो मुलाजमत करेंगे, आपने किसी के साथ एग्री कर लिया कि हम आपके यहाँ ही काम करेंगे और उसके बदले में आपको कोई पैसे वगैरह मिल रहे हैं, तो वो अमाउंट भी जो है वो आपकी सैलरी में आएगी। मिसाल के तौर पर इस तरह होता है ना कि बाज़ कुछ पर्सन ऐसे टेक्नोक्रेट होते हैं, इतने हाई फाई क्वालिफिकेशन वाले होते हैं कि उन्हें एट अ टाइम 3-4 कंपनियों से ऑफ़र हुई हुई होती है कि आप हमारे यहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो वो पर्सन जो है वो अब उसकी विल पे है कि वो एक कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं इतने टाइम पीरियड के लिए सिर्फ आपके साथ ही काम करूँगा और मैं किसी के साथ काम नहीं करूँगा। अब जो उसने ऐसा मुआहिदा किया है और उसे अपने पास रखने के लिए उस कंपनी ने जो मुआहिदा किया उसे फिक्स किया है, तो उसे उस इतना वो काबिल बंदा था कि उसे उनके साथ मुआहिदा करना पड़ा, तो उसके बदले में उनसे कुछ पैसे भी तो उसने लिए होंगे कि मैं आपके पास ही काम करूँगा। तो वो जो अमाउंट उसे मिले होते हैं वो भी सैलरी के अंदर ही आते हैं। फिर है गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। ये होता है कि जब आप गोल्डन हैंडशेक पेमेंट होता है, ये एक तरह से एक टर्मिनेशन बेनिफिट आप इसे कह सकते हो कि आप जब किसी की जगह पर काम कर रहे होते हो तो आपने पहले ही मुआहिदा लिखा होता है कि अगर तो आप मुझे बगैर बताए निकाल दोगे या मुझे फ़ारिग कर दोगे, तो जब मुझे आप निकालोगे तो हो सकता है उसे इतनी जल्दी जॉब ना मिले, तो उसने अपने आप को सिक्योर करने के लिए गोल्डन हैंडशेक पेमेंट एग्रीमेंट किया होता है कि आप मुझे कंपनसेट करोगे इन मनी फॉर्म, आप मुझे कुछ दे के निकालोगे। तो वो अमाउंट जो आपको हासिल होती है वो भी सैलरी के अंदर ही आती है। फिर उसके बाद है कि कंपनसेशन रिसीव एज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉस और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी गोल्डन हैंडशेक पेमेंट की तरह ही है कि अगर आपको जो है निकाला जा रहा है और उसके बदले में आपको टर्मिनेट करने के टाइम कुछ पैसे वगैरह मिल रहे हैं, तो वो भी आपकी उसमें ही आते हैं। इसमें यही है कि जब आपको महीना ख़त्म होने के बीच में ही निकाल दिया गया, तो आपने कुछ टाइम पीरियड तो वहाँ पर काम किया था ना, तो वो आपको जो है वो कंपनसेट करते हैं, उसके ऊपर कुछ पैसे और दे देते हैं, या आप फिर उसी महीने की सैलरी अगर आपको आपकी टर्मिनेट करते हुए दे देते हैं, तो वो चीज़ भी जो है वो आपकी सैलरी के अंदर ही आएगी। फिर नंबर 4 आइटम है कि द पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, यानी जो प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन की होती है वो हिस्सा भी आपकी सैलरी के अंदर आएगा। अब ये चीज़ इधर ये पॉइंट जो है वो लिटरली इंटरप्रिटेशन करें तो क्लियर है कि जो प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी में आएगी, लेकिन टेक्निकली इसको समझना ज़रूरी है ताकि इसका कॉन्सेप्ट सही से समझ आ सके कि सिर्फ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन ही जो प्रोविडेंट फंड में है सिर्फ वो सैलरी का पार्ट क्यों है और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है। उसके लिए हमें प्रोविडेंट फंड को भी समझना पड़ेगा और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन क्यों जो प्रोविडेंट फंड में होती है वो सैलरी का पार्ट नहीं है, इसके लॉजिक को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है ये जाने। तो प्रोविडेंट फंड भी एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट ही होता है। इसमें होता ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जो हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। एम्प्लॉय जो है वो अपनी सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि मेरे ख्याल से 2% से 15% उसकी सैलरी का होता है। जितनी भी उसकी सैलरी होगी ना उसका 2 या 15%, 2 टू 15% के बीच के स्लॉट के अंदर उसने कुछ कंट्रीब्यूशन करनी होती है मंथली बेसिस पे, अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट इस परसेंटेज के हिसाब से डिडक्ट करवानी होती है। इसी तरह एम्प्लॉयर ने भी इस प्रोविडेंट फंड के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करनी होती है। अब एम्प्लॉयर ने किस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करनी होती है, वो उस एम्प्लॉयर की कंपनी की पॉलिसीज़ के मुताबिक डिपेंड करता है कि उसने कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है। मुख्तसरन ये है कि इन दोनों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करनी होती है इस प्रोविडेंट फंड के अंदर, और यही कंट्रीब्यूशन जो ये होती है ये आगे फर्दर किसी जगह पर किसी कारोबार में ये पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं।
तो जब ये दोनों कंट्रीब्यूशन कर देते हैं तो उसके बाद यही कंट्रीब्यूशन की अमाउंट जो है वो फर्दर आगे किसी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर देती जाती है। और जब ये बिज़नेस से जो फिर प्रॉफ़िट आता है वो जमा होता रहता है। और जब इसकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है वर्कर की, या टर्मिनेशन का इसका वक्त आ गया, तो फिर यही जो प्रोविडेंट फंड होता है, जितनी अब तक इसकी कंट्रीब्यूशन हो चुकी होती है वो कंट्रीब्यूशन भी इसे मिलती है, जो प्रॉफिट उस जगह पे जहाँ पर इन्वेस्ट हुई होती है वो इंटरेस्ट भी इसको मिलता है। ये अमाउंट जो है वो इसे अब इसकी मर्ज़ी है, नहीं, ये इंस्टॉलमेंट की सूरत में नहीं मिलता, ये इकट्ठे ही दिया जाता है, ये लमसम ही मिलता है। तो ये बेसिकली इसी तरह है जैसे कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है मुदारबा का, वहाँ पर भी यही होता है कि आपका पैसे देते हो और जो है किसी पर्सन को आप पैसे दे देते हो काम करने के लिए, और फिर आप लोगों की पार्टनरशिप हो जाती है। आप डोरमेंट पार्टनर होते हो, स्लीपिंग पार्टनर होते हो कि आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने उस बिज़नेस को रन नहीं करना। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर है, जैसे आप पैसे दे रहे होते हो उसके, क्योंकि उसके पास आइडिया होता है पर उसके पास फाइनेंस नहीं होता, फाइनेंस वो आपसे ले लेता है। फिर आप लोगों ने अपना एग्रीमेंट किया होता है कि इतने % आपके होंगे जो भी प्रॉफिट होगा और इतना % लॉस हम लोग आपस में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जो मुदारबा का कॉन्सेप्ट है इससे मिलता जुलता है प्रोविडेंट का भी कॉन्सेप्ट है, प्रोविडेंट फंड का भी, कि इसमें दोनों पर्सन ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आगे वो पैसे वो इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, किसी कारोबार में ही लग रहे हैं। जब आप लोग रिटायर हो जाओगे, किसी हद तक ही सेम भी है मुदारबा के साथ, लेकिन ज़रा सेम नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि है डिफरेंट ही, क्योंकि वहाँ पर आपको महीने में वाइज भी आप लोग 2 बंदे ही हैं, यहाँ पर 3 पार्टीज़ हैं, और वहाँ पर आपको महीने में प्रॉफिट लॉस के हिसाब से जो भी आपका फिक्स है आपको पैसे मिलते रहेंगे। यहाँ पर जब आप ख़त्म हो जाएगी ना आपकी जॉब, या आपको निकाल दिया जाएगा, तो तब जो है आपको मिलेंगे पैसे, और इकट्ठे ही मिल जाने हैं और साथ में इंटरेस्ट भी मिल जाना है। ये बेसिकली इसी तरह है कि जैसे जो है वो बच्चे, उनका पिगी बैंक होता है, गुल्लक वगैरह, उसमें वो पैसे जोड़ते हैं और फिर बाद में एक टाइम पीरियड होता है कि ये जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो इसमें इतने हमें पैसे मिलेंगे। तो प्रोविडेंट फंड भी आपका एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, आप इन्वेस्ट कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। इस पिगी बैंक के ओपन होने की डेट ये है कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो बाद में आपको इकट्ठे ही पैसे मिल जाने हैं, जितने आपने कंट्रीब्यूशन की वो ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो पैसे आपको मिल जाने होते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। अब ये जो लॉजिक है यहाँ पर कि जो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने की होगी वो सैलरी का हिस्सा होगा, लेकिन जो एम्प्लॉय ने की होगी वो सैलरी का हिस्सा नहीं होगा, ये बात ये क्यों चीज़ मेंशन है? तो ये इसलिए है कि देखें, जो सैलरी में से एम्प्लॉय अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उस सैलरी पे उसकी पहले ही डिडक्शन हो रही है। उसका जो एम्प्लॉयर है वो ऐसा विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट उसकी सैलरी पर जितना भी टैक्स बन रहा है ना, वो उस पे से पहले ही टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है। तो अगर अब जो उस प्रोविडेंट फंड में जो उसकी कंट्रीब्यूशन है, अगर हम दोबारा उसको भी इसकी सैलरी का हिस्सा कंसीडर कर लें और उस पार्ट पे भी अब सैलरी का हिस्सा लगा के सैलरी की अमाउंट बढ़ जाएगी, और फिर इस तरह और इसको टैक्स देना पड़ेगा जिस चीज़ पर वो पहले ही टैक्स दे चुका है, तो इसकी जो है वो एक इनह्यूमन एक्टिविटी, एक इनह्यूमन बिहेवियर है। मतलब एक अमाउंट, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में वो कंट्रीब्यूशन कहाँ से कर रहा है, कोई बाहर से तो पैसे नहीं लेकर आ रहा, सैलरी की अमाउंट में से ही कर रहा है, और उस सैलरी पे तो वो पहले ही टैक्स दे चुका है। तो अब अगर वो अपनी कंट्रीब्यूशन को भी, उसकी कंट्रीब्यूशन को भी अब अगेन उसकी सैलरी का हिस्सा बना के, कि उसकी प्रोविडेंट फंड में जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहा था उस इसकी कंट्रीब्यूशन वाले हिस्से को भी इसकी सैलरी का पार्ट बनाएंगे, तो हम जब उसकी सैलरी का पार्ट बनाएंगे तो उसकी सैलरी के अमाउंट में ये अमाउंट ऐड होने के बाद इसकी सैलरी की अमाउंट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, तो फिर और टैक्स लगेगा। इस अमाउंट पे तो वो पहले ही टैक्स दे चुका था, तो वो दोबारा इस पर टैक्स देने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो इसलिए यही वजह है कि जो प्रोविडेंट फंड में इसकी कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉय की, उसको इसकी सैलरी का हिस्सा नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है उसको इसकी सैलरी का हिस्सा कंसीडर किया जाता है। और कंसीडर करने का मतलब यही है कि उसको सैलरी में ऐड किया जाएगा, जितनी अब इसकी सैलरी बढ़ेगी और जो टैक्स का स्लॉट है शेड्यूल 1 में दिया हुआ उस हिसाब से इस पर टैक्स की कैलकुलेशन कर ली जाएगी। अब जो है वो दूसरे बेनिफिट प्रॉफिट में जो नंबर 5 पे है वो ये है कि
कि अगर तो एम्प्लॉय को कोई पैसे वगैरह मिलते हैं कि वो किसी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से उसे रोकने के लिए, वो अमाउंट भी सैलरी में कंसीडर आती है। इसको भी एग्जांपल की मदद समझते हैं। पास्ट ये है कि आपने किसी पर्सन को फारग कर दिया और अब आपने उसे कहा कि इतने टाइम पीरियड तक आपने कहीं और काम नहीं करना। इसकी एक एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री से लें तो हिस्ट्री में इसकी एग्जांपल है तो बड़ी अजीब सी ही, क्योंकि वहाँ पर ये एग्जांपल हुई नहीं। लेकिन अगर हम सिनेरियो को उल्ट कर लें कि जैसे शाहजहाँ ने नहीं ताजमहल बनवाया था शायद, तो हाँ शाहजहाँ ने बनवाया था। तो शाहजहाँ ने जब ताजमहल बनवाया था, जिस कारीगर से, जिस आर्किटेक्चर से उसने ये काम करवाया था, अगर तो वो उस आर्किटेक्ट को ये कह देता कि अब इतने टाइम पीरियड तक आपने ये काम नहीं करना, यही जो है वो मकबरे बनाने का काम आपने नहीं करना, तो वो इस चीज़ में वैलिड एग्जांपल आती कि उसने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बनिस्बत ये कि उसने उसके हाथ कटवा दिए कि वो ये काम ही ना कर सके। तो वो तो एक अलग एक इनह्यूमन एक्ट है। यहाँ पर ये एग्जांपल पूरी नहीं होती, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल दी जा रही है कि अगर वो ऐसा करता तो, कि वो अगर उसे मना कर देता कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपने ऐसा काम नहीं करना, तो वो चीज़ जो है और उसके बदले में उसे कुछ पैसे वगैरह दे देता, तो वो अमाउंट जो है अगर उस आर्किटेक्ट को वसूल होती, तो वो अमाउंट जो है वो उसकी सैलरी में आती। इसको एक दूसरी एग्जांपल से समझते हैं, करंट के टाइम पीरियड से। हम मिसाल के तौर पर ले लें कि अभी जो है वो अभी जो सिविल इंजीनियर वगैरह हैं या हाँ, इसकी परफेक्ट एग्जांपल ये होगी कि मिसाल के तौर पर जैसे ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, डिज़ाइनर को टास्क वगैरह मिलते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूज़ पे कि एक्ट्रेस का इतने थाउजेंड का और इतने करोड़ों का जोड़ा है, जैसे कि अंबानी की वेडिंग हुई है और पता नहीं किस किस की। तो अगर इस तरह हो जाए कि आप उसे कह दें कि ये आपने जो अभी ये काम किया है ना, जो आपने मेरा ड्रेस डिज़ाइन किया है, तो अभी आपने इतने साल तक किसी और का वेडिंग ड्रेस जो है वो डिज़ाइन नहीं करना, और उसके बदले में उस डिज़ाइनर को कुछ पैसे दे दिए जाएँ। तो वो जो पैसे उस डिज़ाइनर को दिए जाएँगे, तो वो अमाउंट भी उसकी सैलरी के अंदर ही आएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा सैलरी के अंदर ये चीज़ डालने के लिए यहाँ पर मुझे ये एग्जांपल मैंने दी, लेकिन अगेन यहाँ पर एक और पॉइंट भी जो मेरे माइंड में आया, ये भी क्लियर कर लें साथ में कि सैलरी जो है वो ये जो अमाउंट जितने भी हम कह रहे हैं कि सैलरी में आने के लिए एक चीज़ होना ज़रूरी है, वो ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप हो और आपको वो एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रही हो। अगर तो वो जो डिज़ाइनर था वो आपके अंडर ही काम कर रहा था और आपने, वो होता है ना बहुत सारे मिल ओनर्स ने अपने डिज़ाइनर हायर किए होते हैं जिन्होंने डिज़ाइन बनाकर देने होते हैं, तो अगर तो वो डिज़ाइनर उनके पास ऐसा वर्कर काम कर रहा था, तब उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया और पैसे मिले, तब वो अमाउंट सैलरी में आएगी। अगर तो वो डिज़ाइनर इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर रहा था और तब उसे अगर ऐसे दिए गए, वो आपके पास काम नहीं कर रहा था, तो अब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप नहीं है, तो जो आप उसे पैसे मिल भी रहे हैं तो वो दूसरे अदर सोर्सेज की इनकम में आ जाएगी, नहीं वो उसकी बिज़नेस की इनकम में आ जाएगी, सॉरी, लेकिन जो है वो उसमें नहीं आएगी, सैलरी में नहीं आएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर इसको दोबारा से एग्जांपल में समझें तो वो यही है कि मिसाल ले लें कि एक डिज़ाइनर है, एक मिल डॉलर के यहाँ वो काम कर रहा है। अब उस मिल ओनर की बेटी की शादी है, तो उसने उससे वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए कहा। उसने डिज़ाइन किया और उसने उसके साथ ये एग्रीमेंट किया कि अब अगले 1-2 साल तक तुम किसी का भी वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन नहीं करोगे, और उसके बदले में उसने उसे कुछ पैसे भी दे दिए। तो अब जो उसको अमाउंट रिसीव हुई है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वो अमाउंट जो है वो सैलरी में आएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप भी है। अच्छा, ये मैंने गलत एग्जांपल कोट कर दी, साथ ये जो मैंने एग्जांपल दी है इसे आप फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में ले लें, क्योंकि उसे कह रहा है कि फर्दर आगे आप ये काम नहीं करोगे इतने। नहीं नहीं, ये पास्ट के अंदर एग्जांपल आनी है, सॉरी माय मिस्टेक। प्रेजेंट में ये है कि अगर कोई आपको कहता है कि
आप इतने टाइम पीरियड, मिसाल के तौर पर यही है कि आप उसे आपको प्रेजेंट में यही है कि कोई आपसे सर्विसेज ले रहा है या आपको उसने मुलाज़म में रखा हुआ है, और जितने टाइम पीरियड आप वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो कहता है कि वो आपने हमारे साथ ही काम करना है और इस दौरान आपने किसी के साथ भी काम नहीं करना, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उसके बदले में उसे कोई पैसे वगैरह दे दिए। तो वो चीज़ें जो जो अमाउंट उसे मिलेगी उसकी प्रेजेंट रिस्ट्रिक्शन के लिए, वो भी सैलरी में आएगी। कानूनी तौर पर जो किसी के साथ भी जो ये एम्प्लॉयमेंट का रिस्ट्रिक्शन करने का जो मुआहदा हो सकता है ना, वो 3 साल का है। 3 साल से ज़्यादा आप किसी को भी बाइंड नहीं कर सकते कि वो सिर्फ़ आपको ही सर्विसेज़ दे। तो ये ऐसा लॉ स्टूडेंट जो है वो आपको पता होना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट है, उसका किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम हुआ है, एक फार्मिस्ट है सॉरी, और उसका कि जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मुआहदा हुआ हुआ है कि उसने यहाँ ही इन्हीं की लैब के लिए अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी है, इधर ही रिसर्च वगैरह करनी है, और किसी और को उसने ना अपनी कोई रिसर्च कोई अपना पेटेंट अगर उसने इस दौरान कोई डिस्कवर कर लिया देना है, ना उसने अपनी कोई रिसर्च पेपर किसी और के लिए इशू करना है, कुछ भी उसने अपनी फैसिलिटी किसी को नहीं देनी, जितने टाइम पीरियड तक वो उनके साथ काम कर रहा है, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, एबीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी फ़र्ज़ी ले लें, तो इस दौरान जो है वो उसने कोई इनके किसी के साथ काम नहीं करना, तो वो चीज़ कंसीडर कर ली जाएगी। जैसे कि ये ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन कंपनी है, ये जो ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाती है, तो अगर वो उन्हें कह देता, उनके साथ उसका काम था और उसे कह देते हैं कि जितने टाइम पीरियड तक आप हमारे यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करें, आपने उस दौरान किसी के साथ भी काम नहीं करना, और उसके बदले में उन्होंने उसे कोई पैसे दे दिए इसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो ये अमाउंट भी सैलरी में आएगी, और ये बेसिकली प्रेजेंट रिस्ट्रिक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ये है कि उसने अभी तक उसने उसे काम नहीं दिया, लेकिन कहते हैं कि अभी आपने अपने आप को मसरूफ़ नहीं करना, कि हम कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको हायर करेंगे। उतने टाइम पीरियड तक लिए कहते हैं कि आपने किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं फ्यूचर, और इसके बदले में अगर आपको कोई पैसे मिलेंगे तो वो भी सैलरी में आएगी, और ये फ्यूचर रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल में है। इसमें मिसाल ये ले लें कि बाज़ औक़ात हम लोगों ने देखा है कि न्यूज़ से ही अगर हम लोग देख लें तो इसमें आता है कि जैसे कुछ बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उन्होंने कहा होता है कि आपने हमारे शादी की जो है वो फ़ोटो शूट करना है, और पहले ही उनके साथ उन्होंने बुकिंग की होती है, और उन्हें कहा होता है कि आपने जो है वो अब कोई और ऑर्डर नहीं पकड़ना, क्योंकि इतने टाइम पीरियड में फिर हमारी शादी है और उसकी आपने फ़ोटो शूट करनी है। उस टाइम वो शादी का इवेंट नहीं आया हुआ होता, लेकिन उन्होंने पहले ही उनको असाइन कर लिया होता है कि आपने हमारा काम करना है, उस दौरान तक आप कोई और बुकिंग ना पकड़ें। या आप ये कह लो ना कि जैसे कि एक एडवांस बुकिंग कर ली कि फ्यूचर में आपने हमारा काम करना है, ताकि वो इसलिए कर रहे होते हैं, और उसके बदले में उन्होंने से कुछ एडवांस भी वगैरह पे कर देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, तो वो चीज़ें भी सैलरी के अंदर आ जाती हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है 12.6 के अमाउंट रिसीव लिखना था, यहाँ से गलती हो गई टाइपिंग की। रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट एनी कंडीशन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई एम्प्लॉयमेंट से मतलब कोई कंडीशन थी, उसको अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया एम्प्लॉय ने कि मैं इन कंडीशन के अंदर काम करने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बदले में जो उसे पैसे मिलेंगे वो भी सैलरी के अंदर ही आएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जो फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वग़ैरह होते हैं, यहाँ पर वेटर वेट्रेस काम कर रहे होते हैं, और उन्होंने कैप वग़ैरह पहनी होती है, उन्होंने हिजाब वग़ैरह नहीं पहने होते। कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका प्रॉपर डेकोरम होता है, उनका यूनिफ़ॉर्म होता है उनके वहाँ वेटर वेट्रेस का। तो अगर तो वो उन कंडीशन के अंदर कोई वेट्रेस फ़र्ज़ कर लें लड़की है और वो काम करने के लिए एग्री हो जाती है कि ठीक है मैं कैप वगैरह ही पहनूँगी, हिजाब नहीं पहनूँगी, तो उस कंडीशन को एक्सेप्ट करके जो उसे कोई पैसे वगैरह मिल रहे हैं, तो वो अमाउंट भी जो है वो सैलरी के अंदर आएगी।
या अगर कोई बहुत शोर वाली जगह पर कोई काम है और वहाँ पर किसी पर्सन को हेयरिंग लॉस होने का ख़तरा है, क्योंकि इतनी हाई जो डेसिबल में फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ है वो कानों के लिए ठीक नहीं होती, तो वहाँ पर वो जो कोई पर्सन इस उस वर्किंग कंडीशन में काम करने के लिए एग्री हो गया है कि मैं यहाँ पर अपनी सर्विसेज दूँगा, तो वो मिसाल के तौर पर ये ले लेना कि कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे किसी सिविल इंजीनियर ने काम करवाना है। उन्होंने बिल्डिंग खुद नहीं बनानी होती, उन्होंने मैप वगैरह बनाने होते हैं और उनके अंडर अथॉरिटी जो है वो काम वगैरह हो रहा होता है। जैसे हम न्यूज़ वगैरह भी सुनते हैं कि कोई ब्रिज टूट गया, तो फिर आता है कि इसका इंचार्ज कौन था? इस प्रोजेक्ट को हैंडल कौन कर रहा था? तो वो पकड़ा उन्हें ही जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो हम नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि इस सिचुएशन में ये बनता है कि वहाँ पर अब चूँकि बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ होगी, क्योंकि तोड़-फोड़ होगी और ट्रक वग़ैरह आएँगे, बुलडोज़र आएँगे, इतना शोर होगा, तो वो इस कंडीशन में काम करने के लिए एग्री है। हालाँकि उसको उसकी जान का भी खतरा है कि कोई चीज़ उस पर ना आकर गिर जाए, या फिर उसको हियरिंग लॉस का, सेहत का, दिन-रात बैठकर वहाँ पर काम करवाना पड़ा है, तो उन कंडीशन पे, उस टफ़ रूटीन पे वो काम करने के लिए तैयार हो गया है, तो उस कंडीशन के बदले में जो उसे पैसे मिल रहे हैं वो भी सैलरी के अंदर आएँगे। फिर है 12.7। इसी तरह कोई कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो चेंज हो जाती हैं और उसके बदले में कि उसने चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो उसके बदले में जो उसे पैसे मिलेंगे वो भी सैलरी में आएँगे। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर एक केटरिंग सर्विसेज़ इसकी भी इसी तरह एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर वही मिल ओनर की बेटी की शादी वाली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक जो मिल ओनर था, उसने उसका जो अंडर उसके काम कर रहा था, उसकी फैक्ट्री में ही डिज़ाइनर वहाँ पर जॉब करता था, तो उसने उसे ये काम दिया हुआ था कि आपने जो है वो वेडिंग ड्रेस बनाना है और इसके बदले में आपको इतने पैसे मिलेंगे। पहले जो है वो ड्रेस का डिज़ाइन कुछ इस तरह था, अब उसने और टाइम पीरियड कुछ इतना था। उसने पहले उसे दिया था ड्रेस का डिज़ाइन कुछ और दिया हुआ था और टाइम पीरियड उसे दिया हुआ था 2 महीने। अब उसने कहा कि अर्जेंट है, आपने मुझे 1 महीने के अंदर ही ये ड्रेस कंप्लीट करके देना है, और डिज़ाइन भी चेंज कर दिया। तो जो वर्क कंडीशन थी वो टाइम पीरियड जो है वो कुछ और था, और अब उसे टाइम पीरियड उसका कम हो गया। अब उस बदले में जो कंडीशन हुई है तो उन्होंने नेगोशिएट किया, उसने कहा ठीक है, मैं अब इस अर्जेंट में काम कर रहा हूँ, तो अर्जेंट काम के पैसे होते हैं। तो उसने उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिले, उस कंडीशन के चेंज होने पे, कि टाइम के चेंज होने पे, जो उसने पैसे वसूल किए वो अमाउंट भी सैलरी की कैटेगरी के अंदर ही आएगी। तो आई होप कि ये सारे जो 12 आइटम हैं जो कि सैलरी कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करते हैं, ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैं फ़र्दर एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड कॉलम कि कौन-सी इनकम जो है सैलरी की कैटेगरी के अंदर नहीं आती। 6 चीज़ें हैं यहाँ पर। और एक मुझसे मिस हो गई है, इसमें टोटल 7 आइटम आएँगे। 7 चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर 6 लिखी हैं, लेकिन आप यहाँ पर माइंड में रखें कि इसमें टोटल 7 चीज़ें आती हैं, जो कि सैलरी की कैटेगरी के अंदर नहीं आती। कुछ 7 अमाउंट्स हैं जो सैलरी में नहीं आती। रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 12 टू 14 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। नंबर 1, वो इनकम जो कि एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स हो। मतलब वो इनकम ऐसी जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, वो सैलरी कैटेगरी में नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लाख तक आपकी सैलरी अगर है, तो वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स है। उससे 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो आप पर टैक्स लग जाएगा। वो अलग बात है कि टैक्स के स्लॉट के हिसाब से वो कम टैक्स ही बनेगा, लेकिन जो अमाउंट एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स होगी, वो अमाउंट सैलरी कैटेगरी में नहीं आती। जैसे कि 6 लाख से कम अमाउंट अगर आपकी इतनी सैलरी है, तो वो आपकी जो है वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स होगी, वो अमाउंट सैलरी में नहीं आती। नंबर 2 ये है कि लोन जो है वो आपको एम्प्लॉय को दिया गया है उसके एम्प्लॉयर की तरफ से, और उस लोन की अमाउंट जो है वो 10 लाख या 10 लाख से कम है, तो वो अमाउंट भी सैलरी कैटेगरी में नहीं आती। मैंने प्रीक्विज़िट के लोन वाले पॉइंट में क्लियर कर दिया था। नंबर 3 है कि
अगर तो एम्प्लॉई को कोई बेनिफिट हासिल होता है, उसका कोई इंटरेस्ट उसने वेव ऑफ कर दिया है, उसके नतीजे में, तो वो बेनिफिट भी उसकी सैलरी में नहीं आएगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल यही प्रोविडेंट फंड से ही ले लें कि प्रोविडेंट फंड के अंदर जब उसको उसने कंट्रीब्यूशन की हुई थी और बाद में से इंटरेस्ट भी मिलना था, जो उसने कंट्रीब्यूशन की थी वो तो उसे मिलना ही था एट द एंड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस या उसकी रिटायरमेंट से मिलना था, साथ में उसको जो इंटरेस्ट अर्न हुआ था वो भी उसे मिलना था। अगर वो कह देता है कि जो भी इंटरेस्ट हुआ है ना वो मुझे नहीं चाहिए, वो इंटरेस्ट लेने से इनकार कर देता है, तो अब जो बेनिफिट उसे हासिल हुआ है इस इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने के बाद, जो कंट्रीब्यूशन जो उसने पे सारी से मिली ही हुई, तो वो अब वो बेनिफिट जो है, वो बेनिफिट जो है वो सैलरी में नहीं आएगा, वो सैलरी काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब जब वो सैलरी काउंट नहीं होगा तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। अब उसमें से जो उसकी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा, जो उसकी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा उसको पास आ रहा है ना, वो तो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स हो जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने उस प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन की है वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं होगा, और सैलरी का हिस्सा होगा। ये हम लोग पहले ही फर्स्ट कॉलम के अंदर पढ़ चुके हैं। अब इधर ही जो है वो यहाँ पर जो 4 पॉइंट है उसके बजाय आप 4 पॉइंट आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन की होती है एम्प्लॉय ने, वो कंट्रीब्यूशन भी बेसिकली उसकी सैलरी नहीं कंसीडर की जाती। ये पॉइंट ही मैं यहाँ पर टेबल में लिखना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। नंबर 4 जो पॉइंट है वो ये है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर अगर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की तरफ से कोई ऑप्शन या राइट दिया जाता है कि वो शेयर वगैरह परचेज कर सकता है, ले सकता है, तो वो उस राइट और उस ऑप्शन के वो भी सैलरी का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि अभी तो जस्ट उसको एक ऑफ़र हुई है, उसने वो ख़रीद तो नहीं ना लिए। जब वो ख़रीदेगा उस शेयर की जो फिर वैल्यू होगी, उस पर जो उसे बेनिफिट आएगा यानी डिविडेंड आएगा, वो अमाउंट इसकी सैलरी का हिस्सा बनेगा। किस तरह बनेगा वो हम सेक्शन 14 में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट उसको अगर राइट दे दिया गया है कि आप शेयर वगैरह परचेज कर सकते हो कंपनी के, तो उस राइट को जो है उसकी सैलरी नहीं कंसीडर किया जाएगा। नंबर 5, वो अलाउंसेस जो कि एम्प्लॉई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ही खर्च कर रहा है। अगर तो कोई कंपनी की तरफ से उसे ट्रैवल अलाउंसेस मिले हुए हैं कि कंपनी की तरफ से उसने टूर करना है, विज़िट करना है, वहाँ जाकर उसने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, वो कोई अहम ओहदे का बंदा है और उसने कोई सेमिनार अटेंड करना है अपनी कंपनी की तरफ से, और उसके लिए उसे ट्रैवल अलाउंसेस मिले हुए हैं, और वो सारे खर्चे उसके कंपनी के ऊपर ही के ही विज़िट पर लग गए, तो अब वो जो अलाउंसेस हैं वो भी उसके सैलरी का हिस्सा नहीं होंगे। लॉजिक इसका यही है क्योंकि इसमें उसको क्या बेनिफिट मिला, जहाँ भी एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट ही उसकी सैलरी में आएगी। जो चीज़ ड्यूटी होगी, जहाँ उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है, वो तो उसकी सैलरी में नहीं आएगी। अब यहाँ पर उसको क्या बेनिफिट मिला है, वो तो उनके लिए विज़िट पे गया है और ट्रैवल अलाउंसेस उन्होंने दिए थे, तो सारे उन्हीं पर लग गए। वहाँ पर उसने जाकर क्या एंजॉय किया, उसने तो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की। वो अलग बात है कि हो सकता है कि वहाँ पर उसने वो शहर पहली दफ़ा देखा हो, उसने थोड़ा बहुत एंजॉय कर भी लिया हो, लेकिन जो हैप्पीनेस ऑफ माइंड है उसको मैयर करने के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी तक। और इस सिचुएशन में वो आके ये भी कह सकता है कि भाई मैं तो कंपनी की तरफ से या बिज़नेस टूर पर गया हुआ था, मैं कौन सा पर्सनल टूर पर गया हुआ था, ऑफिशियल टूर था, तो मैंने कौन सा एंजॉय किया उस चीज़ को। तो वो अलाउंसेस जो उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए एक्सपेंड किया है, वो अलाउंसेस भी उसकी सैलरी में नहीं आता। नंबर 6 है, अगर कोई खर्चा उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयर के बिहाफ पे किया हुआ खर्चा, उसे पैसे वापस भी नहीं मिल रहे, तो वो पैसे भी जो है वो बेसिकली उसकी सैलरी में नहीं आते। अब आगे थर्ड और फोर्थ कॉलम तो है ही मुख्तसरन, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, लेकिन यहाँ तक आपको ये तो मुझे उम्मीद कर सकती हूँ कि समझ आ गई होगी कि कौन सी इनकम सैलरी के अंदर आती है। इसमें टोटल 12 चीज़ें हमने डिस्कस की और कौन सी इनकम सैलरी कैटेगरी में फॉल नहीं आती। इधर टोटल 6 हैं लेकिन टोटल 7 चीज़ें हैं। मैंने 7वां पॉइंट भी जो मिसिंग था वो बता दिया। अब थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं।
थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं कि जब आपकी इनकम जो ये टोटल 12 आइटम है कि वो आइटम जो कि सैलरी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, उन वो अमाउंट जो आपकी मतलब जब आप लोग अपनी जो इनकम आपकी सैलरी की कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करती है, उस इनकम को जब एक टैक्स पेयर कैलकुलेट कर रहा होता है, तो उस टाइम वो कौन-सी डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। तो उसपे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो विथहोल्डिंग टैक्स उसका एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी में से ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया होता है, कलेक्ट कर लिया होता है, उसी डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। एज़ अ टैक्स कंसल्टेंट जब हम लोग रिटर्न सबमिट करवा रहे होते हैं, तो जब हमारे पास एक सैलरी पर्सन की सैलरी स्लिप होती है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसने कितना टैक्स जो है वो उसका पे हुआ हुआ है, और वो हम लोग कैलकुलेट करके इसका जो इसका सिस्टम टैक्स बनाता है, उसी टैक्स को हम इसकी विदहोल्डिंग वाले टैक्स वाली पोर्शन में जाकर जो उसका कोड 149 है उसमें ऐड कर देते हैं, और वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। यानी इसका एडमिटेड इनकम टैक्स जो है सिस्टम सिफ़र बना देता है। यहाँ पर जो बात याद करने वाली ज़रूरी है वो ये है कि जो इधर टैक्स की जब आप लोग सैलरी की इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो कौन-सा टैक्स आप लोग कैलकुलेट करते हो, तो ये वो टैक्स पेयर वो विथहोल्डिंग टैक्स जो उसका पहले ही अंडर सेक्शन 147 विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट ने डिडक्ट किया हुआ होता है, इसके एम्प्लॉयर ने वही क्लेम कर सकता है। और डिडक्शन डिनाइड जो है वो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 4 से डील करता है। वो ये है कि जो भी इस सैलरी की इनकम को ड्राइव करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह हुआ है एम्प्लॉई का, वो एक्सपेंसेस वो ये क्लेम नहीं कर सकता, मतलब उस एक्सपेंसेस को डिडक्शन के तौर पर क्लेम नहीं कर सकता। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब हम लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो मेजॉरिटी जॉब्स वगैरह में लिखा होता है कि नो टीए डीए अलाउ। टीए और डीए से क्या मुराद है? ये बेसिकली होता है ट्रैवल अनाउंसेस, और आई थिंक सो डी से भी कुछ इस तरह का ही मतलब है। डिस्ट्रिक्ट अलाउंसेस है, आप नेट से सर्च कर सकते हो, लेकिन ये होते ट्रैवल अनाउंसेस ही हैं कि अगर हमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस रिक्वायर्ड जॉब के लिए कहाँ से सफ़र कर कर आ रहे हो, हमें इस बात से वो पहले ही कंफर्म कर देते हैं इस एक सिंपल लाइन में कि हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है, फिर आपको जॉब मिले या ना मिले, आपका कितना किराया लग गया, हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। जिस तरह वहाँ पर ये चीज़ मेंशन होती है, इसी तरह यानी अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको वो कह दिया जाता है, आप बाद में वो चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि मैं इतना किराया लगा कर आया था और आपने मुझे जॉब नहीं दी, या अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तब भी आप क्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने पहले कर दिया। यहाँ खैर वो तो ये जो सिर्फ मैंने इस चीज़ से रिलेट करने के लिए की, क्योंकि वहाँ पर अभी आप मुलाजिम हुए नहीं, आपको जॉब मिली नहीं है। यहाँ पर जो है वो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी जगह पर काम करते हो और काम करने के लिए आपके पास कोई कंपनी की तरफ से आपको कोई जो है कोई प्रीरेक्विज़िट नहीं मिली, कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली, कोई ट्रैवल अलाउंसेस आपको नहीं मिले हुए, आपने खुद ही आना-जाना करना होता है। तो अब आप के पास कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है, ना आपके पास मोटरसाइकिल है, या फ़र्ज़ कर लें आपके पास बाइक है लेकिन उसमें पेट्रोल लगता है, गाड़ी है पेट्रोल लगता है, या कुछ भी नहीं है, आपको बसेस वगैरह से आना पड़ रहा है, ऑटो रिक्शा करवा कर आना पड़ रहा है। तो अब इस सिचुएशन में आपके कितने पैसे लग रहे हैं आपकी रोज़ सैलरी पर जाने के लिए? अगर आपके ₹500 किराया लग जाता है, सैलरी आपकी 20,000 रुपए है, तो अब आप लास्ट में जो है वो 20,000 को 12 से ज़रब देके लास्ट में जो आपकी मेरे ख़्याल से बनेगी 20 का 6 महीने में 1,20,000, हाँ, 2,40,000, जो कि टैक्स इस पे लगता भी नहीं है। ज़रा सैलरी की अमाउंट ज़्यादा कर लें। फ़र्ज़ कर लें कि आपकी माहाना सैलरी जो है वो 10 लाख ही बन रही है, और आने-जाने का जो आपका खर्चा लग रहा है वो भी आपका महीने का ₹500 दिन का ₹500 लग रहा है। दिन का ₹500 लग रहा है तो उसे 30 से मल्टीप्लाई कर दें। मेरे ख़्याल से 15,000 रुपए तो आपके रिक्शों पे ही निकल गए। सिफ़र पे सिफ़र 0 हाँ, 15,000 रुपए तो आपके जो है उस पे ऑटो रिक्शा पे चले गए। ख़ैर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपने फ़िक्स किया हुआ है, आप किसी बस वग़ैरह से जा रहे हो, या आपने कोई रिक्शा प्रॉपर लगवाया हुआ है, उसे आप 10,000 रुपए देते हो, तो महीने के, तो उस हिसाब से आपके 2,20,000 रुपए आई गेस ये बनेंगे आपके साल के।
तो वो अपनी 10 लाख की सैलरी में से आप ये नहीं कह सकते कि जो मेरे 2,20,000 रुपये हैं ये मुझे डिडक्ट करने हैं, वो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सॉरी, मिस्टेक हो गई, कह रहे हैं कि आपका जो है 10,000 रुपये अगर रिक्शे का लग रहा था ना महीना, तो वो आपका साल का कितना बनेगा, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका बनेगा 1,20,000 रुपये। तो 10 लाख की अगर आपकी सैलरी थी, तो उस 10 लाख की सैलरी में आप लोग ये जो 6 लाख तो वैसे एग्ज़ैम्प्ट है ना, तो आप उसको जो है क्लेम नहीं कर सकते। 1,20,000 की डिडक्शन को आप लोग इसमें क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर भी एक लॉजिक है कि कानून में एक्सप्रेसिवली तौर पर तो बता दिया गया कि जो भी आपको खर्चा आपका अपनी सैलरी की इनकम को ड्राइव करने के लिए हासिल होता है, आप उसे आप क्लेम नहीं कर सकते। तो बेशक आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आपने रिटर्न के साथ वेल स्टेटमेंट भी तो जमा करवानी होती है। आप वही इस खर्चे को जो है वो वहाँ पर एडजस्ट कर लें, तो कर सकते हैं, लेकिन करना आना चाहिए आपको। एक्सप्रेसिवली तौर पर ये बता दिया गया है कि आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे वेल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो हेड ऑफ़ इनकम, फर्स्ट हेड ऑफ़ इनकम सैलरी है, हमने पढ़ लिया। बाकी जो इसकी बेयर एक्ट से लिटरल इंटरप्रिटेशन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो, लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया है इसका। और जिसके बारे में हमारे नेक्स्ट 2 हेड ऑफ़ इनकम है, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।